Hello everyone. So from today we are going to start a new chapter of physical chemistry, that is electrochemistry, and we'll cover it in 5 lectures around. So today is first lecture, and today we are going to discuss about. First of all, I'll introduce you with electrochemistry, and then we'll discuss about EMF of cell and some its mathematical formulations. Okay. सबसे पहले ये चैप्टर अगर मैं ऑफिशियली कहूँ तो क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और according to the latest syllabus prescribed by NCERT or you say CBSE or you say any exam except I would say INCHO and JEE Advanced. This is the last chapter from 12th physical chemistry. But if we consider those INCHO and talking about JEE Advanced, the two chapters are also there more, that is solid state and surface chemistry. So we'll cover it in last in our physical chemistry sessions. Okay. So first of all, you have to understand what actually electrochemistry is. Okay. So chemistry. So it's a branch of physical chemistry which deals with conversion of chemical energy to electrical energy and vice versa. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम कन्वर्जन पढ़ते हैं केमिकल एनर्जी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और वाइस वर्सा यानी इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। तो दो तरह के सेल्स की बात आती है। ठीक है, एक आपका होता है गैल्वेनिक सेल और एक आपका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि खुद ब खुद हो जाना, कोई हमें एक्सटर्नल इसको हेल्प ना देना पड़े। स्पॉन्टेनियस, हालांकि स्पॉन्टेनिटी हम एंट्रोपी से समझाते हैं, बट अभी सिंस थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट नहीं करा है तो उस पर ज़्यादा नहीं फोकस करेंगे। वो जब थर्मो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक वाला जो है आपका, दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हमें एक्सटर्नल सप्लाई देना पड़ता है एनर्जी को, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। एंड दिस इज योर गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा उसमें कुछ बातें होंगी और सो सी गैल्वेनिक में जो होगा आपका वो एनोड नेगेटिव पे होगा, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड होगा। कैथोड जो होगा वो पॉजिटिव से, और इसका अपोजिट चलता है इलेक्ट्रोलाइटिक में। जो इलेक्ट्रोलाइटिक हम जनरली यूज करते हैं जिसमें हमारा एनोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है, कैथोड नेगेटिव से। और जब मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव कहता हूँ तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है कि एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें भी चेंज आएगा, बट ऐसा नहीं है। एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, ऑलवेज, वो दोनों सेल में कोई भी सेल हो, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होगा, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया एनोड और कैथोड पे जो हमारा मैकेनिज्म चलता है। ऑक्सीडेशन एनोड पे हमेशा होगा, कैथोड पे हमेशा आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दिस वाज द बेसिक एनोड कैथोड का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे जिसको हम कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो सी सेल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, इसका एक आप समझ लीजिए रूल है, उसको आपको ध्यान रखना है कि इधर हम लिखते हैं एनोड का पूरा कहानी, बीच में डबल डंडा, इधर कैथोड। एनोड बोले तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, कैथोड बोले तो रिडक्शन।
ये डबल डंडा रिप्रेजेंट करता है सॉल्ट ब्रिज को। ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे ना, सॉल्ट ब्रिज हम आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया Zn प्लस CO2 प्लस, और ये एक आपको रिएक्शन मान लो दी गई। आप इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप देखिए ये एक्वस होगा, आपको सॉलिड होगा, ये एक्वस होगा और ये सॉलिड होगा। आपको कैसे लिखना है देखिए ध्यान से, पहले हमें एनोड लिखना है, ठीक है। एनोड एनोड बोले तो एनोड यानी ऑक्सीडेशन जहाँ हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो तो Zn से एक सिंगल डंडा लगाएंगे। सिंगल डंडा रिप्रेजेंट फेज चेंज, अगर फेज चेंज नहीं होगा तो कॉमा से यूज करेंगे, बट फेज चेंज हो रहा है तो सिंगल डंडा। और Zn2 प्लस एक्वस, डबल डंडा लगेगा Cu2 प्लस से Cu, सॉलिड दिस इज एक्वस, ठीक है। तो फेज चेंज को सिंगल डंडा रिप्रेजेंट करता है, डबल डंडा सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। अब कभी कभी क्या करते हैं, इधर हम प्लैटिनम लगा देते हैं, इधर हम प्लैटिनम लगा देते हैं, ये गैस इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। इसको हम तब यूज करते हैं जब हमारा कोई हवा में, इन द सेंस आप समझ लो कि कोई सॉलिड, जैसे यहाँ पे ना, तो यहाँ पर हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ये बड़ा ऑप्शनल है, ठीक है, बट ये जरूरी भी पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लगाना, गैस इलेक्ट्रोड कहते हैं उसको, ध्यान रखिएगा इस पर। यहाँ जरूरी नहीं था तो यहाँ पर हम नहीं भी लगा सकते, यहाँ पर गैस वाली बात आएगी, गैस या लिक्विड वाली, तो वहाँ पर हम लगा सकते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं, ठीक है। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, बेसिक था एकदम सेल रिप्रेजेंटेशन। ये आपको बस इसलिए पता होना चाहिए कि कहीं अगर ये लिखा रहे तो आप इससे इक्वेशन और इससे ये कन्वर्जन, बेसिक कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि अगर एनोड है फिर डबल डंडा फिर कैथोड, ये मतलब ऑक्सीडेशन डबल डंडा रिडक्शन, दैट्स ये आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि हम जो अभी बात कर रहे थे सॉल्ट ब्रिज की, तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज कुछ यू शेपेड होता है, यूट्यूब बोलते हैं इसको, ये वाई वाला नहीं, यूट्यूब। इसमें जो होते हैं वो आपको कुछ जेली लाइक सब्सटेंस भरे रहते हैं, ठीक है। और इसको हम क्यों, इसका यूज क्यों करते हैं, व्हाट इज व्हाई सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड? इसका कुछ काम है, दैट इज इट्स कंप्लीट, इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट ऑफ सेल, ठीक है। मतलब सर्किट अगर किसी कारणवश इनकम्प्लीट है, यानी कुछ भी आपका पूरा मैकेनिज्म नहीं चला, तो इसको लगा देंगे तो पूरा सर्किट को कंप्लीट कर देगा और फिर सारे फंक्शंस होने लगते हैं, ठीक है। तो एक यूट्यूब होता है ये, एंड जेली लाइक सब्सटेंस इसमें होते हैं, ठीक है। और क्या होता है काम सॉल्ट ब्रिज का, तो ये जो है वो आपको मिनिमाइजेस LLJP, दैट इज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। जो आपका एक हिंड्रेंस, आप कह लो एक हिंड्रेंस जो करंट के पाथ में डालता है, ठीक है, उस हिंड्रेंस को, उस जंक्शन लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है उसको मिनिमाइज कर देता है, और फिर आपका जो है सो सर्किट स्मूथली, मतलब करंट स्मूथली फ्लो करता है, ठीक है। और इसका एक और फंक्शन है, दैट इज मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक। ये बेसिक आपको सॉल्ट ब्रिज का हल्का सा ध्यान रखना है, ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है। अब यहाँ से हमारा जो मेन टॉपिक है, जहाँ से हम ईएमएफ को जोड़ेंगे वो शुरू होगा, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? टेंडेंसी टू ईदर gain or lose electrons when the metal is dipped in its own salt solution। मतलब कॉपर को CuSO4 में डिप करेंगे तो क्या टेंडेंसी है उसका गेन करने का या लूज करने का, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहीं से दो चीजें आ जाती हैं, एक होता है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और आ जाता है यहीं से रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ही पार्ट है, मतलब आप कह लो एक तरह से टाइप्स है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर ऊपर है EP, उसी से ये दोनों है। तो ये जो है टेंडेंसी टू गेन इधर लूज इलेक्ट्रॉन, यहाँ लूज इलेक्ट्रॉन वाला टेंडेंसी है,
वाला टेंडेंसी, ठीक, और यहाँ पर आपका गेन इलेक्ट्रॉन वाला टेंडेंसी। ठीक है, ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अब एक टेम्परेचर अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो वहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, जिसको कि हम SRP एंड SOP कहते हैं। ठीक है, अब SRP SOP का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये देखिए पहले, हाई द SRP जिसका जितना ज़्यादा, सेल्फ रिडक्शन उतना ज़्यादा, मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन उतना कम, राइट, अपना रिडक्शन बढ़िया करवा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड लेसर द SRP, सेल्फ रिडक्शन कम हो जाता है, तो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसको हम समझते हैं यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको पूरा याद करने की एज सच बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको कुछ कुछ आइडिया बेसिक रहना चाहिए। ठीक है, जैसे ऊपर में आपके ऐसे होते हैं, ऐसे चलते हैं, बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा जिसके लिए E0, अभी मैं E0 के बारे में बात करूँगा आगे। आप H2 से आप, चलिए इसको बाद ही में बात करेंगे। इसको हम बाद ही में बात करेंगे जब हम EMF का डिस्कशन लेंगे, तो यहाँ कंफ्यूजन आ जाएगा। सो यहाँ पर हाइड्रोजन है और फिर यहाँ पर आपका कॉपर से शुरू होता है ऐसे, ठीक, और नीचे फ्लोरीन तक जाएगा। तो ये जो होते हैं यहाँ से यहाँ पर आपका SRP जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, तो ऑक्सीडाइजेशन या फिर मैं कहूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ता है। और इससे हमें देखने को मिलता है कि फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड टॉकिंग अबाउट इसका 0 होता है। इसका ये EMF आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कह लो या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कह लो, दोनों ही 0 होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे। और इधर आपका नेगेटिव में चलता है, नेगेटिव से आते आते 0 पे आ गए हम, मतलब आप समझो ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट, प्रोग्रेस कर रहा है। नेगेटिव से 0 पे आया, फिर अब 0 से और पॉजिटिव में बढ़ा। तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट reducing agent. I hope you got it. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बेसिक आपको क्लियर हो गया। इससे आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं रिगार्डिंग EMF ऑफ सेल। सो EMF ऑफ सेल क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि EMF ऑफ द सेल पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है जब करंट 0 होता है। तो EMF ऑफ सेल यहाँ पर हम जो देखते हैं, पहले तो EMF को अगर आपको सेल निकालना है एट एनी टेम्परेचर, तो वो हम यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन निकालते हैं, जो कि हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। बट अगर हमें स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल निकालना है तो दैट इज गिवन बाय E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड and both should be taken at SRP. This is the convention by IUPAC कि हम दोनों SRP पे ही लेंगे और प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अगर SOP पे दिया है, अच्छा SRP और SOP में क्या है, तो अगर SRP पे दिया है, अगर SOP पे दिया है तो उसमें माइनस लगा देंगे तो SRP का बन जाता है। ठीक, तो दैट इज द थिंग। हालांकि आपको जनरली जो दिया जाएगा वो SRP पे ही देंगे और तब आपको E0 ऑफ सेल निकल पाएंगे। E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, जैसे बोलना चाहिए। दोनों SRP पे ही लेना है आपको। और कैथोड बोले तो जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, एनोड बोले तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, E0 ऑफ सेल। ठीक है, तो आपको रिएक्शन दिए रहेंगे, उससे आपको पता करना रहेगा और वहाँ से आप सेल्फ रिड्यूसिंग पोटेंशियल की वैल्यू दी रहेगी, उससे आप E0 सेल निकालोगे। ठीक है, ये जो होता है ये आपका एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड।
25 डिग्री सेल्सियस, तब हम ई नॉट ऑफ सेल निकालते हैं। ठीक, इसी से एक एसोसिएटेड टर्म आता है दैट इज डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी। ये भी अगर स्टैंडर्ड पे निकालना है तो माइनस एन एफ ई सेल, इसको हम कहते हैं यूजफुल मैकेनिकल वर्क डन। वर्क डन, ये एन जो होता है क्या होता है, और एफ तो फैराडे होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। जैसे अब एक एग्जांपल समझिए, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए जिंक है, जिंक Zn2 प्लस में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा, अब वही 2 इलेक्ट्रॉन को Cu2 प्लस ने गेन कर लिया है, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, f क्या होगा, कभी कभी ये दोनों बराबर भी नहीं होते, तो उसके बाद आपको बराबर करना पड़ता है कुछ मल्टीप्लाई करके। तो जैसे यहाँ पर मान लो 3 करा, और यहाँ मान लो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होता है, कुछ भी रहता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 2 होता है, अब 6 में कन्वर्ट कर देते हैं, एन वहाँ 6 हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट इक्वेशन में इसकी ज़्यादा चर्चा करेंगे जब 2 न्यूमेरिकल लेके डिस्कस करेंगे। 1 फैराडे होता है 96500 कूलम, ये आपको ध्यान रखना है, फैराडे एक चार्ज का यूनिट है। ई नॉट ऑफ सेल तो हमने बात कर ही ली, माइनस लिखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये यूजफुल मैकेनिकल वर्क डन है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ई नॉट सेल, या जब ई नॉट सेल लेंगे तो डेल्टा जी नॉट बनेगा, जब डेल्टा जी आप लेंगे दैट विल बी ई सेल बनेगा। ठीक है, मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी नॉट जब लेंगे स्टैंडर्ड पे तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है, दैट इज ईएमएफ ऑफ सेल और गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ये सबसे पहले एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, नॉन एडिटिव इन नेचर। मतलब जैसे आपको मैंने कहा कि 2 kg प्लस 2 kg कितना होगा, 4 kg होगा, बट आप मान लीजिए मैंने कहा कि 2 kg प्लस 2 kg, मतलब एक मान लो 2 kg का सामान है, एक 2 kg का, तो ओवरऑल 4 kg। बट कुछ ऐसे आपके क्या बोलते हैं क्वांटिटीज होते हैं जिनका आप सिंपल ऐसे एडिशन नहीं कर सकते। जैसे आप टेम्परेचर इन द सेंस मोलैरिटी, आप मोलैरिटी ले लो, आप मोलैरिटी में ऐसे एडिशन नहीं होता है। आपका डेंसिटी में ऐसे नहीं होगा, डेंसिटी अगर मान लीजिए डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सब कुछ कुछ हैं जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ डेल्टा जी की, तो इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर यानी ये आपको एडिटिव इन नेचर यानी इसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप वॉल्यूम, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती है। यहाँ पर डेंसिटी सबसे फेमस एग्जांपल, टेम्परेचर, मोलैरिटी, ठीक है, ये सब। तो जब हमें लिखना भी होता है ना कि मान लीजिए अगर हमें 2-3 रिएक्शन दी है, 2-3 रिएक्शन दी गई है, वहाँ पर हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते कि ईएमएफ ऑफ सेल जो होगा वो E1 प्लस E2 प्लस E3 होगा, नहीं, ये गलत। आपको वहाँ पर लिखना पड़ता है डेल्टा जी नेट, वो डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 प्लस डेल्टा, ये सही है क्योंकि ये एडिटिव नेचर का है और ये नॉन एडिटिव होता है। ठीक, आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। न्यूमेरिकल्स जब मैं डिस्कस करूंगा तो आपको और बेटर क्लैरिटी इसमें मिलेगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में क्लैरिटी मिलेगी। अभी मैं आपको जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो बता रहा हूँ, डेल्टा जी और ईएमएफ ऑफ सेल का आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, सो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो हमने आज डिस्कस करा ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में, और डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी के बारे में डिस्कस करा। गिब्स फ्री एनर्जी इसको कहते हैं, इसकी डिटेल चर्चा थर्मोडायनामिक्स में होती है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट सेशन में हम नर्स्ट इक्वेशन डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड हम कुछ कुछ सवाल भी कोशिश करेंगे लेने का। अदरवाइज जो हमारा चैलेंजिंग टेस्ट डिस्कशन होगा उसमें तो हर तरह के क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन देता हूँ, बट सारे टाइप्स उसमें कवर्ड हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हारा आप देखोगे थ्योरेटिकल लेक्चर जो मेरे होते हैं उसमें आपको क्वेश्चन ज़्यादा नहीं दिखेंगे, उसमें मैं जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान देता हूँ। क्योंकि चैलेंजिंग टेस्ट जब मैं लूँगा, आप देखो चैलेंजिंग टेस्ट का लेवल इस तरह का रहता है कि वो 5 क्वेश्चन, जो चैप्टर बड़ा है उसमें 2 चैलेंजिंग टेस्ट लगाता हूँ 5-5 क्वेश्चन का, इसमें एक ही 5 क्वेश्चन का। तो 5 क्वेश्चन जो होता है वो सारा जितना भी कॉन्सेप्ट है इसका, मेजर सारा कॉन्सेप्ट सारा कवर कर लेता है वो 5 क्वेश्चन।
तो वो 5 क्वेश्चन का सॉल्विंग आपको बता देगा कि आपका पूरा चैप्टर तैयार है या नहीं। मतलब पूरा चैप्टर तैयार का मतलब पूरा चैप्टर का जो मेन कोड है, जो मेन सोल है, वो तैयार है कि नहीं, वो 5 क्वेश्चन बता देगा। 5 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पाते हैं यानी तैयार है। उसमें से अगर आप 4 भी सॉल्व कर पाते हैं, 3 भी सॉल्व कर 3 या 3 से ऊपर सॉल्व कर पाते हैं, तो आप समझिए अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपका काफ़ी अच्छे लेवल पे है। अगर आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो आपको 4 या 5 के 5 भी सॉल्व होने चाहिए विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 30 मिनट्स। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे और हम डिस्कशन करेंगे नर्सरी डिवीजन का। और ये सेशन आपको अराउंड आज शाम को मिलेगा 4 PM के आसपास। ओके, और ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है वो भी मॉर्निंग में हो रही है 9 बजे के आसपास। 8:50 हो रहा है अभी, है ना। सो यस, ठीक है, तब वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। ओके देन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन दिस सेशन। ओके, and we will in next section we will discuss about Gnostic vision and its application. So, okay, exiting in 1, 2, 3. Okay, bye bye.